ओके। तो आज अभी तक जो हमारा प्रेजेंटेशन का सीरीज चल रहा है सीआरओ का और डीएसओ का, जिसमें अभी तक सीआरओ का इन्वेंशन, सीआरओ की पूरी हिस्ट्री, किसने ढूंढा, कैसे ढूंढा, है ना, किस तरीके से इवोल्यूट हुआ धीरे धीरे। उसके बाद सीआरटी क्या है ना, सीआरटी गन कैसे कैसे काम करती है, किस तरीके से सिग्नल्स जो पैटर्न बनाती है, पिक्चर ट्यूब कैसे काम करती है, जो टेलीविजन आपने ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन देखा होगा ना, इलेक्ट्रॉन गन वाला, जिसके पीछे बहुत बड़ा सा निकला होता है, बड़ी हैवी होती है, भारी होती है बहुत ज़्यादा। उस समय सस्ती थी, अब बहुत महंगी हो गई है। उसको हमने देखा। फिर डेमोस्ट्रेशन भी एक हमने कैथोड रे ट्यूब का किया, जिसके अलग अलग पार्ट्स को देखा, है ना, कि किस तरीके का जो है वो दिखता है पार्ट्स। ठीक है, तो इसी क्रम में आज का मेरा प्रेजेंटेशन है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का ये ब्लॉक डायग्राम एक बहुत ही साधारण सा टिपिकल ब्लॉक डायग्राम है, बहुत आसानी से अलग अलग सेक्शन को समझने के लिए। ठीक है, तो मेन पर्सपेक्टिव इसका एग्जाम के व्यू से है कि अगर कभी आपके एग्जाम वगैरह में आता है ये सब चीज़ें, तो अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम बनाओगे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को एक्सप्लेन करने समय, तो ये परफेक्ट ब्लॉक डायग्राम है। ओके, आपके बुक में भी इवन यही मिलेगा, जो भारत स्किल से जो है ना, जो आप लोग डाउनलोड करते हैं किताब, जो पीडीएफ डाउनलोड, हाँ पीडीएफ डाउनलोड नहीं, एनसीईआरटी की नहीं, इसकी अलग है। ठीक है, भारत स्किल करके वेबसाइट है, वहाँ से बुक डाउनलोड होती है, वहाँ पे आपको मिलेगा। खैर, ये अदर बातें हैं। तो ये बहुत साधारण सा डायग्राम है, आप इसको बनाओगे आपका काम चल जाएगा, आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है कवर होता है, तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपको दो सेक्शन दिख रहा होगा जो कहीं से जुड़ा नहीं है, अलग से रखा है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई का और एक लो वोल्टेज सप्लाई का। तो जैसा हमें पता है कि सीआरटी के अंदर इलेक्ट्रॉन गन को चलाने के लिए वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट को, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट को, इनको ऑपरेट कराने के लिए इसके बीच जो है बहुत ज़्यादा हायर पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, हजारों वोल्ट, थाउजेंड्स वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराने के लिए साधारण सी बात है कि हमें हाई वोल्ट की सप्लाई चाहिए। ओके, तो हाई वोल्ट के लिए आपने देखा होगा, जब हमने जो खोला था हमारे लैब में, टुनटुन याद है, आप कैथोड रे ऑसिलोस्कोप को खोलोगे ना, तो उसमें ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं। वो इसी जो है ना, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसी काम के लिए है कि वोल्टेज को क्या कर सके, उसको इंक्रीज कर सके, वोल्टेज को अप कर सके। ठीक है, तो हाई वोल्टेज की जरूरत हमें क्यों है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन के पास जो हीटिंग एलिमेंट है उसको गर्म करेगा, फिर कैथोड से रिलीज होगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से, है ना, कैथोड पोर्शन से जो है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, कलर चेंज कर ले रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, यहाँ पे जो है ग्रिड के पास से ये इलेक्ट्रॉन की जो बीम रिलीज हो रही है, तो ये बहुत मात्रा में इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी तो पूरी बीम क्रिएट होगी। तो उसके लिए क्या चाहिए? हाई वोल्टेज चाहिए। फिर इसके बीच हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट करना है। इसको हम अगर पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे, तभी तो इस वेव फॉर्म को ये डांस कराएगा ना, तभी तो वेव फॉर्म को जिधर हम पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे, उधर की ओर वो उसको खींचेगा। ओके, तो ये जो हायर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्रिएट होगा यहाँ पे किसकी वजह से? हाई वोल्टेज सप्लाई की वजह से, जो कि सीआरटी के अलग अलग सेक्शंस को यहाँ मिल रहा है। ओके, अब चलते हैं हम लो वोल्टेज सप्लाई। तो लो वोल्टेज सप्लाई इसके अलावा बाकी सभी सिग्नल्स को मिलेगा, जितनी भी हमारी आईसी लगी हुई है ना, जो इंफॉर्मेशन को रखती है थोड़ी देर के लिए, फिर आगे पास ऑन करती है, जितनी एम्पलीफायर्स वगैरह लगे हुए हैं, डिले लाइंस लगी हुई है, उस सबको लो वोल्टेज सप्लाई चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ये सब चीज़ें जो है 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट तक पे काम करती है नॉर्मली। तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें लो वोल्टेज सप्लाई चाहिए। ओके, तो दो सेक्शन हो गया, एक हो गया हाई वोल्टेज सप्लाई जो ओनली सीआरटी को जाएगा, और एक लो वोल्टेज सप्लाई। इस हाई वोल्टेज सप्लाई का झंझट जो है खत्म हो गया है किसमें? डीएसओ में, जो एलसीडी स्क्रीन वाली, एलईडी स्क्रीन वाली जो अभी डीएसओ आ रही है, उसमें ये झंझट खत्म हो गई है। लेकिन बेसिक है तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, यहाँ क्लियर? इसके बाद यहाँ जो सिग्नल बनेगा, जो यहाँ पे सिग्नल बनेगी इस जगह पे, जो यहाँ सिग्नल बनेगी, वो डिपेंड करेगी यहाँ इनपुट सिग्नल पे, कि कौन सा कैसा इनपुट सिग्नल आप यहाँ पे दे रहे हो, कैसा इनपुट सिग्नल आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा भी, अगर आप यहाँ साइनोसॉइडल दोगे तो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दिखेगी, मैंने बताया था ना पिछले क्लास में। अगर यहाँ ट्रायंगुलर दोगे तो यहाँ ट्रायंगुलर वेव फॉर्म, अगर यहाँ पे आप स्क्वायर वेव दोगे तो स्क्वायर वेव, सॉटूथ दोगे सॉटूथ, ठीक है, पल्स दोगे पल्स, उस तरीके से।
जैसे इनपुट सिग्नल आई तो यहाँ पे सबसे पहले है वर्टिकल एम्पलीफायर, ठीक है। वर्टिकल एम्पलीफायर का काम है वर्टिकल प्लेट्स तक उस इनपुट को पहुंचाना, और पहुंचाने के लिए एक सफिशिएंट पावर देना, सफिशिएंट एनर्जी जो है इंटेंसिटी उसको प्रोवाइड कराना, ठीक है। एक उसको एम्पलीफाई कर देगा, सिग्नल को थोड़ा सा जो है ना इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा, ओके। एम्पलीफिकेशन क्या होती है, जैसे ये सिग्नल है, ठीक, मूल रूप से जो है ना ये सिग्नल आई हमारे पास, इस सिग्नल की जो है एम्पलीट्यूड को हमने बढ़ा दिया, तो हमने क्या किया, एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई किया सिग्नल को, ओके। तो ये एम्पलीफिकेशन हम करेंगे, क्यों करेंगे, ताकि इस जगह तक वो सिग्नल बिना नुकसान के, बिना लॉसेस के आसानी से पहुंच जाए, ठीक है, उसी रूप में जिस रूप में यहाँ पे हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया था, ठीक है। अब इस बीच में एक हमने डिले लाइन लगाया है। फिर डिले लाइन क्यों लगाया, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट तक पहुंचाने से पहले, रीजन भी कि हमें चाहिए कि वर्टिकल प्लेट पे और हॉरिजॉन्टल प्लेट पे सिग्नल एक साथ पहुंचे, तभी एक पर्टिकुलर सिग्नल फॉर्म होगी, तभी एक पर्टिकुलर सिग्नल बनेगी वहां पे, है ना। तो डिले लाइन इसको रोक के रखेगा, तब तक यहाँ से पहुंचेगा ट्रिगर सर्किट में। ट्रिगर सर्किट क्या करेगा, यहाँ पे जो टाइम बेस्ड जनरेटर है इसको ऑन कर देगा ये, और आपको दिख रहा होगा कि टाइम बेस्ड जनरेटर ओनली किस पे अप्लाई हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट पे। टाइम बेस वाला जो नूब आपने घुमा कर देखा हो कभी, अभी तो खैर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं होंगे, लेकिन जब आपने उस प्लेट को घुमा कर देखा हो तो देखा हो कि वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव करता है। टाइम बेस वाले सिग्नल को आप जब भी एडजस्ट करोगे ना, नोब को घुमाओगे तो वो सिर्फ हॉरिजॉन्टली एडजस्ट करेगा, ठीक है, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली जो है मूव करेगा, हॉरिजॉन्टली या तो सिकुड़ेगी आपस में सिग्नल या तो फैलेगी, ठीक है, ये होता है। तो वो टाइम बेस्ड जनरेटर को ट्रिगर सर्किट ऑन करेगी, उसके बाद पहुंचेगी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर पे। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर का सेम काम है क्या, जैसा वर्टिकल एम्पलीफायर का काम था, इसको फिर से एक एम्पलीफाई करना थोड़ा सा सिग्नल को, ताकि यहाँ तक जो है मूल रूप में अपने सिग्नल पहुंच जाए, छेड़खानी नहीं करेगा, मूल रूप में ही पहुंचाएगा, ओके। चलिए अब यहाँ सिग्नल आ गई है, यहाँ सिग्नल आ गई है, कौन सी सिग्नल, जो हमें यहाँ पे देखना है, सॉरी, जो हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे जो फास्फोरस स्क्रीन पे जो सिग्नल हमें देखना है वो इन दोनों प्लेट्स पे यहाँ पहुंच गई। अब ये बीम यहाँ से निकल रही है, इलेक्ट्रॉन की बीम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बीम रिलीज हो रही है, इसको रखा हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो इधर की ओर इलेक्ट्रॉन की बीम मूव करेगी। इधर रखा अगर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल, इस पे लाया तो इलेक्ट्रॉन की बीम इधर की ओर मूव करेगी, इस साइड यहाँ से ऐसे भटकते हुए इधर घूम जाएगी, है ना। मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इसको और फिर से बताता हूँ आपको, समझिए इसको। ये पॉइंट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रीजन बीइंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। देखिए इस प्लेट को अगर आप है ना पॉजिटिवली चार्ज करोगे, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखोगे, तो इलेक्ट्रॉन की जो बीम है इधर की ओर अट्रैक्ट होगी, इधर की ओर खींचेगी, तो यहाँ से ये घूम जाएगी थोड़ी सी, और यहाँ जाके आपको कुछ यहाँ पे ब्लैंक स्पॉट मिलेगा, ठीक है। अगर वहीं पर हम इस प्लेट को चार्ज करते हैं पॉजिटिवली, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, तो वही इलेक्ट्रॉन की बीम इधर की ओर घूम जाएगी, तो इधर जाएगी, है ना। अब इंस्टेंट टाइम पर हम दोनों को करने लगे कि 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हमने इसको पोलराइज किया, फिर इसको पोलराइज किया, फिर इसको पोलराइज किया, तो ये क्या होगा, स्पॉट बार बार ऊपर नीचे घूमेगा, है ना, तो आपको एक सीधी लाइन बनी हुई दिखेगी, है ना। उसके साथ साथ अगर ये भी हॉरिजेंटली, कभी ये पोलराइज हो कभी ये पोलराइज हो, इस तरीके से अगर दोनों बारी बारी से पोलराइज होने लगा, यानी हॉरिजेंटली भी मूव करेगा उसको, मतलब ये दोनों मिल के उसको जो है, ये चारों प्लेट जो है मिलकर उसको क्या कर रहा है, चारों डायरेक्शन में घुमा रहा है, बात समझ गए। तो यहाँ पर जो फाइनल जो सीन बनेगा वो कैसा बनेगा, जिस तरीके का है उसको सिग्नल को घुमाएगा। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर कभी आपने अगरबत्ती को ले लो हाथ में या फुलझड़ी ले लो हाथ में, आप उस फुलझड़ी को जोर से गोल गोल घुमाओ, और सामने वाले को क्या सीन होगा, सामने वाले को क्या पॉइंट सीन होगा, नहीं, हाँ, पूरा का पूरा उसको सर्कल बना हुआ सीन होगा। तो आप सोचो, जब आप हाथ से आप फुलझड़ी को घुमाते हो और सामने वाले को फील होता है कि पूरी गोल चक्कर बनी हुई है ना, तो ये तो मतलब सेकंड के 1000वें हिस्से में सिग्नल को मूव कर रहा है इधर से उधर, या फिर उससे भी तेज, जब जरूरत पड़ेगी तो उससे भी तेज, है ना। तो फिर हमें जैसी आकृति चाहिए, जैसी आकृति हमने यहाँ अप्लाई की थी वैसी यहाँ मिलेगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो, होता है ना टाइम पीरियड में कभी आप चेंज करते हो, कभी वोल्टेज डिवीजन करते हो, ठीक है, वो आप चेंजेस भी कर सकते हैं, बिल्कुल, बात समझ गए। ये मैंने इसलिए लगाया था कि आपको थोड़ी थोड़ी चीजें पिछली याद रहे, इस वजह से ये फिगर मैंने यहाँ डाला है, ब्लॉक डायग्राम नहीं, ये सीआरटी है
है ना। सीआरटी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा जो है ब्रीफ में कर देता हूँ ताकि ये दोनों वीडियोस आपस में रिलेट हो जाए। आपको पता है ये हो गया पिन वाला क्यों है, पिन वाला सेक्शन क्यों है, डिफरेंट सेक्शंस को, सीआरटी के डिफरेंट सेक्शंस को वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट है उसको हो गया, जो एक्सेलरेटिंग एनोड है, प्री एक्सेलरेटिंग एनोड है, फोकसिंग एनोड है, हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, वर्टिकल प्लेट्स है, इस सबको सिग्नल चाहिए, है ना। इस सबको, किसी को पॉजिटिव पोलैरिटी पे चाहिए, किसी को नेगेटिव पोलैरिटी पे चाहिए, लेकिन चाहिए तो सिग्नल तो चाहिए, है ना। तो सिग्नल सबको पहुंचाने के लिए यहाँ पे पिंस आ गए। उसके बाद आ गया ये कैथोड वाला पार्ट। कैथोड वाला मेटेलिक पार्ट है जो हीटिंग एलिमेंट को घेर के रखा है। कैथोड मेटेलिक पार्ट है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन उसके पास बहुत ज्यादा है, तो जब भी उसको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन को वहां से रेडिएट करना शुरू करता है, इलेक्ट्रॉन को छोड़ने लगता है, ग्रिड से छानकर फिर ये वापस आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी तो आगे इसको कौन खींचेगा, फोकसिंग एनोड, जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ना। पॉजिटिव पोटेंशियल पे है तो जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पोटेंशियल पे, उसको अपनी ओर खींचेगा, खींच कर फिर पहले इसने खींचा, दूसरा इसने खींचा, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ गए। जैसे अगर फुटबॉल मैदान पे कोई प्लेयर फुटबॉल को लात मारे, फिर उसी चलते हुए फुटबॉल को दूसरा प्लेयर फिर से लात मारे, उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज करती है, बढ़ती जाती है स्पीड, ठीक है। जस्ट लाइक दैट, यहाँ से इंक्रीज की, यहाँ से इंक्रीज की, उसके बाद ये प्लेट्स क्या कराएगा, प्लेट्स को जैसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखेंगे तो ये डांस कराएगा, और यहाँ पे जिस तरीके का डांस होगा वैसा यहाँ पे वेवफॉर्म जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन की बीम वैसी वहाँ पे आरोपित हो जाएगी, ठीक है। अभी आपका यहाँ हो सकता है क्वेश्चन कि सर ये पॉजिटिव खींचेगा तो पूरा क्यों नहीं खींच लेगा, इतने इंटेंसिटी से हम नहीं देते हैं, ठीक है। पूरी तरीके से खींच ले, इलेक्ट्रॉन पूरी बीम को खत्म कर दे, इतनी इतनी जो है ना, इतना पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट, बात समझ गए, इतना हम नहीं करते हैं, ओके। जो ये पूरे ही बीम को ये डिस्ट्रॉय कर दे। उसके बाद यहाँ लिखा है एक्वाज कोटिंग। एक्वाज कोटिंग क्यों होती है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, उसको जो है ना यूनिफॉर्म वे में रहे, वो उसमें बदलाव नहीं चाहता है। अगर बदलाव चाहेगा, अगर बीम मान लो बार बार अपने जो है ना पोजिशनिंग को, इंटेंसिटी को बार बार बदलती रहेगी, जो लुमिनस स्पॉट यहाँ पे बन रहा है, अगर उसको बार बार चेंज करता रहेगा तो क्या हमें विजुअलाइज होगा सीन, नहीं विजुअलाइज होगा। तो इसीलिए एक्वाज कोटिंग का काम उसमें यूनिफॉर्मिलिटी लाने का, ओके, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम क्लियर हुआ। तो ये था प्रेजेंटेशन ब्लॉक डायग्राम का। इसके आगे जो है हम डीएसओ को भी देखने वाले हैं, उसके बाद फिर फिजिकली उसका कैसे ऑपरेशंस कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होता है ना, खास करके डीएसओ का, क्योंकि अभी मार्केट में वो ज़्यादा चल रहा है, लेकिन लैब के पर्सपेक्टिव से ये पढ़ना हमें जरूरी है, ओके। इसके बेसिक प्रिंसिपल को रिवाइज कर लीजिएगा, जो पुराना जो लेक्चर्स है अपलोडेड उसको देख लीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो, और कोई कन्फ्यूजन हो तो फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।